नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं आप सबको। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें ललितपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। आपको बता दें केला गुआ चौराहे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने एक बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है, जिनमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका पति और मासूम बच्चा सड़क पर तड़पते रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा है, जबकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने एक अंतर जनपदीय ताला तोड़ गैंग का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में शामिल एक आरोपी मेरठ का हिस्ट्री शीटर नौशाद है, जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 28 जून को एक महिला शिक्षिका के घर का ताला तोड़कर जेवरात चोरी किए गए थे। जब पुलिस ने नेवतरिया बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की स्कूटी रोकी तो नौशाद की पहचान हुई और उससे पूछताछ में पूरे गैंग का भांडाफोड़ हो गया। नौशाद ने कबूल किया कि वो गिरोह आजमगढ़ में रुकता और आसपास के जिलों में बाइक से घूमकर ऐसे घर चिन्हित करता था जिन पर ताले लगे हों। सामान बेचने के बहाने दरवाजा खटखटाते और फिर मौका मिलते ही ताला तोड़कर चोरी करते थे। साथ ही एसपी ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए हैं। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अम्बेडकर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अकबरपुर में 28/6 को एक महिला टीचर थी, उनके घर में चोरी की घटना हुई थी और ये दिन में चोरी की घटना हुई थी। तो निश्चित रूप से मीडिया में काफी इस प्रकार से आया था कि दिन में चोरी की वारदात हुई है। इसमें सभी टीमों को तत्काल लगाया गया था और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन सभी के पास से जो भी चोरी के आभूषण गए थे उनकी बरामदगी की गई है और जो इनके द्वारा औजार घटना करने में प्रयुक्त किए जाते थे उसकी बरामदगी की गई है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का था कि इन लोगों ने, ये जो अपराधी हैं, मूल रूप से विशेष बात यह है कि ये पश्चिम यूपी के सभी अपराधी हैं। एक मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। अकबरपुर में 28/6 को खबर देख रहे हैं, जहां जनपद उन्नाव के निराला नगर स्थित एड्यूट्री में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। इटावा की घटना को लेकर उन्होंने दुख जताया और कहा है कि भाजपा ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करती है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जातिवाद और समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव में मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर चौधरी ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ जिलों में आधार पंजीकरण की दर 115 से 120% तक पहुंच गई है, जो साफ तौर पर धांधली की ओर इशारा करता है। सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराएगी। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। देखो, मतदाता सूची में इस प्रकार की सूचनाएं आई कि मतदाता सूची में लोगों ने अवैध रूप से, बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने, रोहिंग्या ने नाम अपने दर्ज कराए। कल कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी और मीडिया चैनलों ने भी दिखाया है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिले हैं बिहार के, उनमें जितने आधार कार्ड राज्य में बने हैं उससे अधिक अनुपात में आधार कार्ड वहाँ बने हैं। मैं देख रहा था तो उन चारों जिलों में 120%, 115% के बीच में आधार कार्ड बने, जबकि पूरे देश भर में मुझे लगता है आंकड़ा शायद 94% के आसपास है। देखो, मतदान ललितपुर जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालत बिगाड़ दिए हैं। जखोरा ताल बेहद मार्ग पर स्थित खेजर नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल 2 फीट पानी में डूब चुका है, मगर इसके बावजूद लोग बाइक और पैदल उफनती नदी को पार करने पर मजबूर है। तेज बहाव और पुल की सतह के ऊपर बहते पानी से किसी बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन ना तो प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और ना ही आवागमन रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोग प्रशासन से पुल पर बैरिकेडिंग और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था मांग रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रशासन की चुप्पी और सुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं। जब बता दें, बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में जमीनी विवाद अब दबंगई, मारपीट और प्रशासनिक उदासीनता का अड्डा बनता जा रहा है। पीड़ित मोहम्मद शहीद का आरोप है कि राजस्व कर्मियों द्वारा पत्थर नस्ब करने के बाद दबंगों ने न सिर्फ पत्थर उखाड़ के फेंके बल्कि उन्हें मेड भी नहीं बांधने दी जा रही है। दबंगों में अनवर अली, मोहम्मद साउद और मोहम्मद अबरार का नाम सामने आ रहा है। पीड़ित ने कई बार गौर थाना और एसडीएम हरैया से गुहार लगाई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसडीएम द्वारा एसएचओ गौर को स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद कोई अभियान या कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौन सहमति से ही दबंगों का हौसला बढ़ा हुआ है और पीड़ित मोहम्मद शहीद थाने के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। श्रावण महीने की शुरुआत के साथ ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कानपुर देहात के बानीपारा स्थित बाड़ेश्वर महादेव मंदिर में यह मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र भी माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि असुरराज बाणासुर की पुत्री उषा आज भी आधी रात के बाद आकर भगवान शिव की पूजा करती है। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर पूजा की गई आस्था दिखाई देती है, साथ ही अवस्था भी दिखाई देती है, जबकि मंदिर रात भर बंद रहता है। मंदिर का इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कहा जाता है कि राजा बाणासुर की पुत्री उषा स्थान पर सबसे पहले शिव की उपासना करती थी। यहाँ श्रावण माह में जलाभिषेक और उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ऐसा भी लोगों का विश्वास है कि जिला मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल आज भी न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शोक का विषय बना हुआ है। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। हरिवान गोस्वामी। आज से सावन की शुरुआत हुई है, लगातार भक्त आ रहे हैं। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? नजारा क्या है, यहाँ के भक्त लोग जो है शंकर जी के पूजा करने के लिए शुरू हो गए और ये श्रावण भर जो है जल चढ़ाएंगे और पूजा अर्चन करेंगे, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और जो आदमी चाहता है वो भगवान श्री शंकर जी जो है उनको देते हैं। अच्छा, मान्यता यह है कि मंदिर का इतिहास पौराणिक है, हजारों वर्षों से। क्या है ये बाणेश्वर का मंदिर जो है का नाम जो मूर्त है वो कई युगों की है, आज की नहीं। मतलब बाणासुर अपने हाथ से लाया था, उसी ने स्थापित की थी और सबसे आज तक पूजा अर्चना हर चीज होती है। इसको मुगल जमाने में इसको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने तोड़ नहीं पाई। ये लगभग इसका कोई इतिहास तो नहीं है, जो पौराणिक इतिहास है तो कई युगों पुरानी ये शिवलिंग स्थापित है और समय समय पर इसका जो निर्माण कार्य जब ध्वस्त होता रहा किसी न किसी द्वारा इसको पुनर्निर्माण कराया गया। इतिहास के अनुसार ये कम से कम लाखों वर्ष पुरानी मूर्त मानी जाती है और इसका जो निर्माण कार्य कराया गया है वो बाणासुर राजा जो हमें इतिहास में बताया जाता है उसके द्वारा, उसकी जो पुत्री ऊखा थी उसने अपने दर्शन के लिए जो है हिमालय पर्वत पर जहाँ शंकर भगवान का निवास था वहां जाया करती थी। खबर देख रहे हैं जहां भद्रेश्वरनाथ, तिकलपुर और करण मंदिर सहित जिले के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सुबह से हो रही कांवड़ियां और स्थानीय श्रद्धालु हाथों में जल, बेलपत्र और फूल के लिए हर हर महादेव के जय घोष के साथ मंदिरों की ओर बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं पंडित देवस्य मिश्र के मुताबिक श्रावण मास में रुद्राभिषेक, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। भद्रेश्वरनाथ धाम में तेरस के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। साथ ही श्रद्धालु श्री राम धाम अयोध्या की पवित्र सरयू नदी से जल लाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इधर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की कोई भी गंवाना नहीं चाहती है। इसी के तहत पार्टी ने राज्य भर में पीडीए पंचायत अभियान शुरू कर दिया है। मिर्जापुर में संवाददाता एसएन यादव ने सपा जिलाध्यक्ष देवी चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं समाजवादी पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं,
जगह जगह जन पंचायत चल रहा है, जिसे नाम दिया गया पीडीए। आखिर ये पीडीए क्या है? और समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, ब्लॉक में, तहसीलों में, हर जगह ये पीडीए की जन पंचायत लगा रहे हैं। और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव और 2027 के चुनाव के लिए क्या ये अपना संदेश और क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं, तो इससे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सर बताइएगा कि ये जो पीडीए चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसका क्या उद्देश्य है? ये पीडीए क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर 2027 तक पीडीए कार्य के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के, और हम लोग हर चट्टी चौराहे गली गाँव में जाकर के पीडीए का प्रचार कर रहे हैं। और पीडीए के बल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की पार्टी जीत गई है और वो अपोजिशन के लीडर हो गए हैं। हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे इसी पीडीए के सहारे, और पीडीए तक जनता को पहुँचा करके हम बता रहे हैं कि अगले शादी ने अपने मुख्यमंत्री काल में कितना काम किया और ये लोग ने कौन सा काम किया। आप हर जगह पीडीए की जन पंचायत लगा रहे हैं, तो पीडीए की जन पंचायत में आपको कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। स्वयं पूरा देश कर रहा है कि जन पंचायत में जो जनता आती है, जो पीड़ित लोग आते हैं, जो पिछड़े आते हैं, जो शोषित आते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती है जो आपके सामने रखते हैं? उनकी समस्या ये है कि जो छोटे लोगों को मीडिया के लोग हैं, आप प्रतिदिन देखते होंगे उनकी बारात नहीं जाने दे रहे हैं, कोई नहीं करने मारपीट करना शुरू करने के साथ सरकार किया जा रहा है। इस सरकार के विकास क्या क्या हो रहा है, इसी सबके नीतियों को कार्यक्रमों को माननीय अध्यक्ष के कार्यक्रम बीजेपी वाले तो समाजवादी की जगह नमाजवादी की बात कर रहे हैं। उनका बोलना क्या करना काम नहीं है, उन लोग के जवाब में काम नहीं है, उन लोग कुछ नहीं कर सकते। अब उनका बदल खत्म हो गया है। जनता के बीच में जो वीडियो जा रहा है, आखिर आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? स्थानीय चुनाव, जो पंचायत की चुनाव में बात करते हैं तो कोई सिंबल नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी जो रणबांकुरे आप तैयार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दा होगा? हम बनाएंगे, बात करेंगे, जितना जारी करेंगे, उसके मुद्दे के मुताबिक। तो किस तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि पंचायत चुनाव और आने वाला जो 2027 का चुनाव है वो आपके फेवर में जाएगा? एकदम हमेशा यात्रा खाते हैं, लेकिन कुछ अगर ये सब बंद हो जाए। आपके मिर्जापुर की लोकसभा और चुनाव जो हुआ, आपने उसके परिणाम भी देखे? अब हम लोग 35,000 पे आ गए हैं, एकदम किनारे आके रुक गए, और वो बेईमानी की वजह से पहले भी 4 लाख की आदत हुई है। अब 10,000 2,000 तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थे जिला अध्यक्ष देव प्रसाद चौधरी जी, इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ कि इनके कार्यकर्ताओं के साथ इनको ये पूरा विश्वास है कि 2027 में समाजवादी सरकार आएगी। और इनका मुद्दा जो है पीडीए पूरी तरीके से पूरी जनता तक पहुंचाने का ये इनका जो प्रण है, जो अभियान चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन जाती। अब आगे देखते हैं कि ये फैसला तो वोटर के हाथ में है, जनता के हाथ में है, किसके हाथ में जाता है। खबर देखने जा बता दें, लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब पंचायत चुनाव में अपनी खोई जमीन हासिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं मिर्जापुर में संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भी सक्रिय हैं। इस अभियान की रूपरेखा को लेकर संवाददाता एसएन यादव ने पूर्व विधायक भगवती चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं।
कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ देश बचाओ ये अभियान चलाया, इस अभियान को 2 बार रद्द होने के बाद अंततः जब ये अभियान चला तो इस अभियान का क्या उद्देश्य था? जनता तक जाने का, हर जिले में, ब्लॉक में, तहसीलों में इन्होंने ये संविधान बचाओ का ये जो प्रचार प्रसार और कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक ले जाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था? और ये जो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, आखिर किस संविधान की बात कर रहे हैं कि जो संविधान खतरे में है? तो सबसे पहले जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो आपने संविधान बचाओ अभियान चलाया कांग्रेस के, उसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अभियान चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ। जब जब देश पर ये जो नफरत वाली पार्टी है संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि संविधान ऐसे आसानी से नहीं बना। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विद्वता, अपनी सलाहियत का परिचय देते हुए दुनिया के कई देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद तब इस देश को एक सौगात दिया संविधान का। ऐसा नहीं कि एक उपन्यास की तरह किताब लिखा हो। और इस संविधान में कोई ऐसा तबका नहीं है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उत्पीड़ित, सबके लिए अधिकार की लड़ाई, अधिकार का व्यवस्था उसमें सुनिश्चित किया गया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका आज़ादी में भी कोई योगदान नहीं था, जिनका हमेशा से संविधान के खिलाफ, जब देश में संविधान लागू हुआ कई लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान की प्रति फूकी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका दुनिया में लोग आज भी सम्मान करते हैं उनके खिलाफ उस समय पुतला फूका था। और अभी पिछले लोकसभा में और राज्यसभा में अमित शाह ने उनको अपमानित किया। तो ऐसी पार्टियों से हमें मुकाबला करना, उनकी चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि ये संविधान एक बहुत बड़ा सौगात है। संविधान रहेगा तो देश में धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगा, समाजवाद कायम रहेगा, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगा, भाईचारा का वातावरण बना रहेगा। इनको तो नफरत है, ये तो मनुवादी संविधान चाहते हैं। इनको ये गांधी के और नेहरू के या सुभाष के या चंद्रशेखर की कुर्बानी से इनका कोई मतलब नहीं, हमारा ये प्रश्न था कि संविधान के किस पहलू पे आपको ये लग रहा है कि संविधान खतरे में है? कौन सा भाग है, कौन सा कानून है, कौन सा नियम है जो कि आपको लग रहा है कि वो खतरे में है? देखिए, संविधान में पहले भी धर्मनिरपेक्षता का प्राविधान था, समाजवाद का प्राविधान था, लेकिन सन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और देश की एकता, अखंडता ये शब्द जोड़ा था। आज यही चीज उनको अखर रहा है, यही चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो इस देश की एकता को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बना करके इस देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द है, उससे इनको नफरत है और हमें मोहब्बत है। हम मोहब्बत के दुकान खोलने वाले नेता के साथ हैं। हम देश के संविधान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने तक के लिए हम तैयार रहेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। ये अगले वर्ष जो जन पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो पंचायत चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्या यही रहेगा कि संविधान बचाओ का मुद्दा रहेगा या फिर कोई और मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों के लिए होते हैं। यही तो संविधान का देन है कि जब राजीव गांधी ने त्रिस्तरीय पंचायत का कानून बनाया तो उन महिलाओं को भी प्रधान बनने का, बीडीसी बनने का, जिला पंचायत सदस्य बनने का, मेयर बनने का, अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जो महिलाएं केवल चूल्हा चौकी तक ही सीमित थी। दलितों को मौका मिला, सबको मिला, बैकवर्ड को मिला, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला जिनको कभी मौका नहीं मिलता था। तो ये सत्ता की जो प्रारंभिक इकाई है, शासन की जो प्रारंभिक इकाई है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो रहा है। ये संविधान की देन है। ये जब संविधान नहीं रहेगा तो चुनाव क्या रहेगा? नहीं, तो मेन जो हमारा ये प्रश्न है कि कौन सा
ऐसा पार्ट है संविधान का जो आपको लग रहा है खतरे में? मैं कहा कि वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं बर्दाश्त करना। ये तो आपकी सरकार ने जोड़ा था, ये तो संविधान जिस समय बना था उसमें नहीं उल्लेख नहीं, बिल्कुल था। यही आप नहीं समझ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 को आप पढ़िए, उसमें पहले से ये व्यवस्था है। लेकिन वो तो प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। संविधान पहले, ये तो संविधान बदलना चाहते थे। लोकसभा के चुनाव में 4 से पार का नारा इसीलिए लगा रहे थे। इनको मैंने कहा कि संविधान से कोई मोहब्बत नहीं है। इन्होंने भारतीय सरकार, जब ये सरकार हमारी देश की आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये 47 में ये अपनी तिरंगा को सलामी तक नहीं दिए। इनकी नीयत को सब जानते हैं ना कि इनको न संविधान से मोहब्बत है न देश से मोहब्बत है। इनको किससे मोहब्बत है ये आम जनता को समझना चाहिए। और आज जनता कह रही है कि माननीय योगी जी या माननीय मोदी जी, आप जिस खेत के मूली है ना, आपको जानना चाहिए कि इस खेत का मालिक कौन है। इस खेत का मालिक संविधान है, इस खेत का मालिक जनता है जिसके सहारे आप गए हैं। अभी आप बिहार में ड्रामा कर रहे हैं। अभी पहले तो नोटबंदी किया है आपने, अब वोटबंदी कर रहे हैं। अब जिस वोटर को आप अवैध बता रहे हैं उसी वोटर से आप चूंकि प्रधानमंत्री बने हैं, आप एनडीए को जोड़ के बहुमत बनाए, तो इसका मतलब आपकी सरकार अवैध है। अगर वो वोटर लिस्ट अवैध है तो ये इससे पता चलता है कि इनकी नीयत कहाँ तक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक प्रगति चौधरी जी। उन्होंने बताया किस तरीके से एनडीए की सरकार संविधान को कहीं न कहीं हाशिए पर ले जाना चाहती है। आने वाला पंचायत चुनाव और 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बताएगी कि आखिर वास्तव में। और इस बीच खबर देख रहे हैं, जहां बता दें कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मेरठ जोन के कमिश्नर डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आहार स्थित अम्बेडकर महादेव मंदिर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की है। इसी बीच अधिकारियों ने मंदिर प्रशासन और स्थानीय जिम्मेदारों से मुलाकात की है और यात्रा मार्ग में जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा बल की तैनाती और पेयजल व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कमिश्नर और डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी से संबंधित विभाग समन्वय बनाकर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करे। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। श्रावण मास 11 तारीख से शुरू हो रहा है। सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय की मंशानुसार एक सुरक्षित और व्यवस्थित ये कांवड़ यात्रा कराने के लिए ये सभी अधिकारियों द्वारा आज भ्रमण करते हुए सभी प्रमुख रास्तों को देखा गया। विशेष तौर से जो नहर पटरी है जो मेरठ से हापुड़ होते हुए यहाँ आती है, इसमें कई कांवड़िए श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और यहाँ जल चढ़ाते हैं। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है अम्बकेश्वर महादेव, बुलंदशहर का सबसे प्रसिद्ध श्रावण मास का मंदिर है ये, और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इसके पूरे आउटर कॉर्डन कह लीजिए और अंदर का परिसर और गर्भगृह सभी जगह विस्तृत मुआयना किया गया सभी विभागों के साथ, ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए उनको सुविधा भी रहे और वो सुरक्षित भी रहें। मंदिर का जो प्रशासन है उनसे भी वार्तालाप की गई है, उनके द्वारा जो बातें बताई गई उसको ध्यान में रखते हुए सारी समस्याओं का निराकरण अब तक किया गया है। आगे भी यदि कोई बात आती है तो उसको संबंधित लोग तुरंत उसका निराकरण करेंगे। पुलिस की सभी टीमें, चाहे वो फायर सर्विस की हो, LIU की हो, वायरलेस की हो, सब लोग सजग हैं। पूरे रास्ते में अस्थायी चौकियां भी बनाई गई हैं, हमारे ट्रैफिक के पिकेट्स भी हैं, वायरलेस सेट जगह जगह दिए गए हैं ताकि संचार की व्यवस्था भी अच्छी रहे। देखिए, कांवड़ अब 11 तारीख से वैसे श्रावण माह शुरू होगा और कांवड़िए भी जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में चलेंगे, तो उसी को लेकर DIG मेरठ मेरे द्वारा और कप्तान साहब हैं बुलंदशहर के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो तैयारियां हो रही है बुलंदशहर में उसका जायजा लेने हम लोग यहाँ पर आए थे। तो आज आते वक्त हम लोगों ने यहाँ पर जो ये नहर पटरी मार्ग होता है जो अनूपशहर शाखा है गंगा नहर की, उसके साथ साथ चलने वाले सारे रूट का इंस्पेक्शन किया। वहाँ पर तैयारियां चल रही है, कुछ खामियां हैं उसके बारे में भी हम उसको इंगित किया गया है और संबंधित विभागों को उसको सुधारित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आने वाले 1 से 2 दिनों में उन सब कमियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन अम्बकेश्वर मंदिर में बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ की तैयारियां क्या हैं इसका भी जायजा हम लोगों ने यहाँ पर लिया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे और साप्ताहिक परेड की सलामी ली है। SP ने न केवल परेड का निरीक्षण किया बल्कि पुलिस कर्मियों और नव
आरक्षियों से शारीरिक फिटनेस के लिए दौड़ भी लगवाई है। इसी बीच परेड के दौरान टोलीवार ड्रिल करवाई गई और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन प्रभारी को निर्देश दिए गए। इस दौरान शस्त्र अभ्यास भी कराया गया और पीआरवी वाहनों तथा उनके आपातकालीन उपकरणों की जांच की गई है। इसके बाद एसपी ने ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स का निरीक्षण किया, जहां नवचयनित आरक्षियों को दी जा रही प्रशिक्षण गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। एसपी ने पुलिस लाइन के कार्यालय, शास्त्रागार, बैरक, भोज, नालय, कंट्रोल रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, यूपी 112 यूनिट आदि का भी गहन निरीक्षण किया और सभी संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कन्नौज से संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।